Okay, so the answer for question number 1, it's a simple algebraic expression x plus 3 और उसमें हम लिमिट कैलकुलेट करें x अप्रोचिंग 3 पे, तो आप क्या करोगे, x के जगह पे 3 रखोगे, तो ये हो जाएगा 3 + 3 6। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द आंसर 6। अच्छा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, अब यहाँ पे हम जब लिमिट को पुट करेंगे तो बेसिकली ये होता है पाई माइनस 22/7 होता है, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा हुआ, ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस इज अ ब्रैकेट फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, दिस इज अ ब्रैकेट फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अगर आपको वहां पे थोड़ा सा पता है तो पाई एक्चुअल, अगर हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो पाई इज एक्चुअली स्लाइटली ग्रेटर देन 22/7, है ना, स्लाइटली, पाई इज स्लाइटली ग्रेटर देन 22.7। तो बेसिकली अगर इसको माइनस करोगे तो 0 पॉइंट, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 0.xyz डॉट 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 इस तरीके से चलेगा। ठीक है, 0.xyz डॉट 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 करके चलेगा, तो 0 पॉइंट समथिंग का जब जीआईएफ लोगे तो कितना आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 0। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 0। एम आई क्लियर? ठीक है, यस शिवम, 0। नेक्स्ट, यहां पे आई थिंक बॉयज ग्रुप में भी और गर्ल्स ग्रुप में भी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। यस, यू कैन से दैट दिस इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट, दिस इज एक्टिंग एज अ कांस्टेंट बिकॉज वी आर फाइंडिंग द लिमिट एट x अप्रोचिंग 1 और यहाँ पे कोई भी x नहीं है। तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर यही रह जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यही रह जाएगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसा होता, लिमिट x approaching r approaching 1 pi r square, अगर ये होता फंक्शन तो आप बस क्या करते, अब हमारा वहां पे वेरिएबल है r फंक्शन में और हमारा r 1 को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में हम r की जगह पे 1 पुट कर देते, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर, लास्ट में पाई ही निकल कर आता। तो दिस वुड हैव बीन द आंसर इन दैट केस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है किसी को डाउट अभी भी? आनंद कह रहा है कि सर लेकिन पाई भी तो 22/7 होता है। आनंद, पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7 यार। आई मीन क्लास 9th 10th में आप लोगों को मेनली इसके ऊपर एक बार बात किया गया होगा कि पाई जो होता है दैट इज एन इररेशनल नंबर। पाई इज एन इररेशनल नंबर एंड 22/7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो एक इररेशनल नंबर है और एक रैशनल नंबर है, ऑब्वियसली इक्वल नहीं होंगे बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो कैलकुलेशंस वगैरह के दौरान क्या होता था कि हम लोग मेनली सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर्स में हम पाई की जगह पे 22/7 ले लेते थे। ठीक है, बट इन जनरल दे आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके, कैन वी मूव फॉरवर्ड? कोई दिक्कत यहाँ पे? एनीवन है तो इंस्टेंटली रेज योर हैंड और जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। ओके, so then we'll move to the homework वाला questions। तो ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस हो गए। तो आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया है होमवर्क? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने होमवर्क सॉल्व किया? होमवर्क का नाम लेते हैं सबसे पहले तो भागा है वो राघवेंद्र, राघवेंद्र कह रहा हूँ, रविशंकर। आनंद राज होमवर्क नहीं किए हो? नो सर, सर हम इसके पहले वाला यूट्यूब पे लेक्चर देखे थे लिमिट्स का, 3 लेक्चर, तो सर उसमें बोर्ड्स वाला केवल आ रहा था, तो वही देखे थे बस, जेई वाला लेक्चर हमको नहीं मिला था। आप लोग आपके ग्रुप पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों का प्लेलिस्ट अलग है, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोगों का प्लेलिस्ट अलग है, आपको सर उसके हमको अकॉर्डिंग हमको चलना। केवल नोट्स का मालूम था सर।
नोट्स का पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के जस्ट नीचे ही आपको वीडियोस का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। हमने 12th के 2 प्लेलिस्ट बनाए, एक 12A1 के लिए और एक 12A2 के लिए। तो आप लोगों को अपना 12A2 वाला प्लेलिस्ट देखना चाहिए। वो तो बस लिमिट्स, जब क्या हुआ कि लास्ट वीक हम लोग मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट में थोड़ा खिंच गए थे, तो मैंने बोला कि लिमिट्स का पहला लेक्चर जो A1 वाला था वही आप लोग देख लीजिएगा। बट इन जनरल आप लोगों का प्लेलिस्ट कंप्लीटली अलग बना हुआ है। एंड अगर आपको वीडियो नहीं मिला था तो आप एक बार पूछते, मुझे पूछते या किसी दोस्त को पूछते अपने। चलिए, so anyways we'll start the discussion. Okay students, तो देखो यहाँ पे मेरे पास आंसर की तो नहीं है, बट यस इफ यू वांट आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, ताकि आप अपना आंसर्स को वेरीफाई कर लो। जैसे कि मुझे दिख रहा है सबसे पहला वाला, पहला वाला यहाँ पे क्या रहेगा, 0/0 थोड़ा का सा फॉर्म। साइड से करिए ना, जिसमें 10 11 12 भी आ जाए। हाँ ठीक है, मतलब पहले ये बताओ गाइस, वो अगले स्लाइड में है मतलब, ठीक है। तो 1 से लेके 8 में अगर कोई कहीं पे फंसा है तो एक बार बताए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 के बीच में अगर कोई कहीं पे फंसा है तो बताए। एनीवन, कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई है कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में? त्रिपुरारी, आनंद, आकाश, रिया, शिवम, सिद्धांत, कोई दिक्कत यहाँ पे? सर एक थोड़ा कंसेप्चुअल डाउट था हाँ बोलो। सर। अगर न्यूमरेटर 0 हो जाता है और अगर डिनोमिनेटर डिफाइन रहता है तो लिमिट का वैल्यू तो फिर 0 हो जाएगा हाँ x की वैल्यू डालने पर। यस, और सर जो फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 होना चाहिए या सिर्फ डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए? दोनों दोनों। सर दोनों होना चाहिए, क्यों? ये कह सकते हो कि क्यों फैक्टराइजेशन निकालने के लिए? समझ फैक्टराइजेशन मतलब वो कॉमन फैक्टर कहीं ना कहीं जो दोनों में जीरो कर रहा है ना, जो फैक्टर जीरो कर रहा है वो हम फैक्टराइज करके निकाल कर फिर दोनों को ऊपर नीचे से कैंसिल कर देते हैं, तो वो इनडिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर इंफिनिटी आ रहा है। 7 हो गया आपका ये वाला। ऊपर है x² - 4, तो उसको मैं लिख सकता हूं x+2 इंटू x-2। नीचे हो रहा है, पहले x कॉमन ले लेंगे तो x² - 4x + 4, तो कहने के लिए आपका x-2 का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो सिद्धांत इतना हुआ कि नहीं, x-2 इंटू x-2। अब यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा हुआ है, ठीक है। इस ब्रैकेट को इग्नोर मत कीजिएगा, अब आप लोग कैलकुलस कर रहे हो तो दिस यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो बचा है दैट इज x+2 डिवाइडेड बाई x इंटू x-2। अब यहाँ आपके पास और कोई उपाय है? और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अब हम अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, अब अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हो तो ऊपर 2+2 का 4 होगा और नीचे 2 इंटू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये 4/0 रहेगा। अब ये 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है एक तरीके से, तो मेरा पूरा लिमिट का आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन मेरा न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट, इट्स अ यू कैन से वो एक नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पे हमारा ड्राइविंग फैक्टर कौन होगा? तो हमारा ड्राइविंग फैक्टर विल बी द डिनोमिनेटर एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इन्फिनिटी। तो सिद्धांत योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। 12 का 5। हाँ अभी आई थिंक और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो हम मैं आगे बढ़ता हूँ। 1 से लेके 8 में और कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आई विल मूव फॉरवर्ड। तो सर वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं ना करेगा? मतलब हाँ, लिमिट एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि एक फाइनाइट नंबर नहीं है तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इंफिनिटी के बाद अगला स्टेप आप लिख सकते हो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
चलिए, so now next is question number 10 11. A function f of x is defined as follows: f of x is equal to 1 when x is not equal to 0 and it is equal to 0 when x is equal to 0. ठीक है? So अब स्टूडेंट्स जो मेनली हमें जो क्वेश्चंस भी आते हैं ना कंटिन्यूटी चैप्टर में, हम लिमिट्स कहीं ना कहीं इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें कंटिन्यूटी अच्छे से समझ में आए। तो कंटिन्यूटी चैप्टर में भी आपको जो जनरली क्वेश्चंस मिलते हैं ना, वो एक सिंगल फंक्शन एक सिंगल डोमेन में नहीं मिलेगा या एक सिंगल इंटरवल में नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग डोमेन में अलग अलग फंक्शन का डेफिनेशन होता है। तो ये एक वैसा केस कह सकते हो, एक ऐसा फंक्शन समझिए जहां पे आप कोई भी नंबर दबाएंगे 0 को छोड़कर तो आपको स्क्रीन पे 1 दिखेगा, और अगर आप 0 दबाते हैं तो आपको स्क्रीन पे 0 दिखेगा, राइट? कुछ इस तरीके का फंक्शन है। तो आपसे पूछ रहा है कि डज लिमिट x अप्रोचिंग 0 एग्जिस्ट। तो गाइस लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हम क्या चीज चेक करते हैं, कौन सी कंडीशन चेक करते हैं बताओ? LHL और RHL डिफाइन होना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए। एग्जैक्टली तो हम यहाँ पे पहले LHL कैलकुलेट करेंगे। तो LHL का मतलब क्या होता है? तो LHL का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पे मेरा f ऑफ x क्या है? मेरा f ऑफ x यहाँ पे है जब 0 माइनस के लिए, 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा छोटा वैल्यू, तो 0 से थोड़ा छोटा वैल्यूज के लिए my f of x is 1, it is a constant। now वहां पे आपको कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, x नहीं दिख रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन वाला फैक्टर तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरा LHL विल भी 0। सिमिलरली अगर हम बात करें RHL का, तो RHL की राइटिंग क्या होती है? लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस f ऑफ x, और अगले स्टेप में हम इस f ऑफ x के जगह पे उस फंक्शन को डालेंगे जो 0 प्लस के लिए होगा, उस फंक्शन को डालोगे जो 0 प्लस के लिए होगा। 0 प्लस का मतलब 0 से जस्ट बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। तो थोड़ा सा बड़ा के लिए क्या फंक्शन डालोगे? 1 डालोगे या 0 डालोगे? मतलब विल यू गो फॉर दिस और दिस? गाइस ये अपना फंक्शन है, ये इसका डोमेन है, ठीक है? ये फंक्शंस है जो सर्कल किया हुआ है और जो स्ट्रेट लाइन से खींचा हुआ है, दैट इज उनका डोमेन है। तो अगर हम 0 प्लस की बात करें, ठीक है, अगर हम 0 प्लस की बात करें मतलब 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यूज के लिए आप कौन सा फंक्शन कंसीडर करोगे? चैट बॉक्स में बताओ, पहला वाला या दूसरा वाला? 1 वाला कंसीडर करोगे या 0 वाला कंसीडर करोगे? आदर्श ने बोला है 0, राघवेंद्र और दीप ने बोला है 1, निधि ने बोला है 1। आदर्श, द आंसर इज 1 आदर्श, बिकॉज आप 0 पे नहीं चेक कर रहे हो, आप ये सेकंड वाला फंक्शन कब लोगे जो सेकंड सर्कल किया हुआ है, वो फंक्शन कब कंसीडर करोगे? जब आप एग्जैक्टली 0 पे आउटपुट जानना चाहते हो, ठीक है? जब आप एग्जैक्टली 0 पे आउटपुट जानना चाहते हो, 0 को छोड़कर किसी भी पॉइंट पे अगर आप आउटपुट जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो पहला वाला फंक्शन लेना पड़ेगा। फंक्शन इसी तरीके से डिफाइंड है कि अगर x 0 नहीं है तो आउटपुट है 1, लेकिन अगर x 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा। तो आपकी थिंकिंग भी उस तरीके से चलनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, मेरा अगर ये मेरा फिर मैं 0 प्लस पे कहां देख रहा हूं, क्या 0 पे देख रहा हूं या 0 से थोड़े ऊपर वैल्यूज के लिए देख रहा हूं? आपको पता चल जाएगा कि वो हम 0 से थोड़ा ऊपर वैल्यूज के लिए देख रहे हैं, मतलब नॉट इक्वल टू 0 वाले वैल्यूज के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी कितना आ गया? ये भी 1 आ गया। तो अब आपको क्या दिख रहा है? LHL इज 1, RHL इज 1, ठीक है? हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस LHL is equal to RHL is equal to 1, therefore limit x approaching 0 f of x exist। Is this clear? क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? रिया, राघवेंद्र, दिव्या, आद्या, इज दिस क्लियर? त्रिपुरारी, कोई डाउट? राइटिंग में कोई दिक्कत? ओके, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन नंबर 11
थोड़ा सा उसके साथ दिख रहा है, मतलब इसको ऊपर कर देता हूँ स्क्रीन को ना। ओके देखता हूँ आनंद, 1 मिनट रुक जाओ। निधि आपको वहां पे एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक फंक्शन दिया, फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है या कैसे उसके आउटपुट डिफाइंड है। अगर आप इनपुट 1 से छोटा देते हो तो आपका आउटपुट मिलेगा a + bx। अगर आप इनपुट एग्जैक्टली 1 देते हो, इनपुट दे रहे हो 1 का, तो उस केस में आउटपुट आएगा 4, और इनपुट दे रहे हो अगर ग्रेटर देन 1 का तो आउटपुट आएगा b - ax। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सपोज ये फंक्शन है एंड इफ लिमिट x अप्रोचिंग 1 fx इज इक्वल टू f(1), तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कि लिमिट x अप्रोचिंग 0(1) का मतलब 1 ही है, x अप्रोचिंग f(x) इज इक्वल टू f(1), है ना, इज इक्वल टू f(1) लिखा हुआ है। तो अब जो लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू है, बट अभी अब अगर आप लिमिट की बात करोगे तो क्योंकि ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हमको ये पता चल जाना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड उसका राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। ओके अगर आपको वो एक्सप्रेशन दिख रहा है तो आई थिंक आपको पता चलना चाहिए कि ना ही वहां पे x अप्रोचिंग 1 के ऊपर ना ही प्लस है ना ही माइनस है। तो कहीं ना कहीं ये आपको इनडायरेक्टली बता रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट, बोथ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, LHL, ठीक है, LHL कह लो या फिर लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस f(x) इज इक्वल टू f(1), ठीक है, ये होना चाहिए। अब आप देखो 1 माइनस के लिए हमारा फंक्शन क्या होगा, a + bx होगा। 1 माइनस के लिए मेरा फंक्शन होगा a + bx, एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उसके बाद हम x का वैल्यू 1 वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या बनेगा वो a + b × 1 a + b बन जाएगा। एक ही बार में लिख रहा हूं। सेकेंड 1 प्लस के लिए आपका फंक्शन है एकदम लास्ट वाला b - ax। अब उस फंक्शन का लिमिट जब कैलकुलेट करोगे x अप्रोचिंग 1 प्लस पे, तो हम अगेन वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x के जगह पे a डालेंगे, तो वो बन जाएगा b - a, वो बन जाएगा आपका b - a। और फंक्शन का आउटपुट तो ऑलरेडी 1 पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, राइट। तो ये आपका इक्वेशन बनेगा। अगर आप इतना तक इक्वेशन बना लिए हो तो 90% आपने काम खत्म कर लिया, बिकॉज अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, a और b की वैल्यूज पूछ रहा है। अगर a देखोगे तो एक a + b में दिख रहा है और एक b - a में दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं दो अलग अलग एक्सप्रेशन में दिख रहा है। और सिंपल सी चीजें जो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि नाउ वी हैव 2 वेरिएबल्स, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है, 2 वेरिएबल्स दिख रहा है तो आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो आपका पहला इक्वेशन क्या होगा कि मान लीजिए आपने a + b को 4 के बराबर कर दिया, बिकॉज इट इज वेरी मच सिमिलर टू गाइस, अगर आप इसको और इसको देख रहे हो तो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इक्वेशन बनाने के लिए वी कैन कंसीडर x इज इक्वल टू y, वी कैन कंसीडर x इज इक्वल टू z, और वी कैन ऑल्सो कंसीडर y इज इक्वल टू z। इक्वेशन बनाने के लिए आप इसमें से कोई भी 3 कंसीडर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए वी विल कंसीडर द इजीएस्ट अप्रोच। तो a + b इज इक्वल टू 4, एक बार ये उठा लिए, एक बार ये उठा लिए, a + b इज इक्वल टू 4 कर लिए, ठीक है, और एक बार सेकेंड वाला उठा लिया, b - a इज इक्वल टू 4 कर लिए। अब आपके पास 2 इक्वेशंस है, ऐड करो दोनों को ऐड करोगे तो क्लियरली क्या दिख रहा है कि a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 2b आएगा, यहां से 4 + 4 8 आएगा।
2b का वैल्यू 8 हो गया तो b का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। अब b का वैल्यू 4 अगर आप पहला इक्वेशन में ही पुट कर देते हो तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 4 को उधर भेजा तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। तो वहां से आपका a का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 0 निकल कर आ जाएगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? कहीं पे दिक्कत हो रही है तो बताइए। सिद्धांत, आदर्श, आया समझ में? कोई डाउट है यहाँ पे आपका? आनंद कुमार, क्लियर? ठीक है, ओके। यार कोई डाउट होगा ना तो आप इंस्टेंटली अनम्यूट करके पूछ लेना, क्योंकि आप पहली बार मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो कहीं भी छोटा मोटा डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने 10 कर लिया, हमने 11 भी कर लिया। हाँ आनंद कुमार, अगर हमारा जैसे अभी राघवेंद्र भी कह रहा था, मान लीजिए कि आपने सब्स्टिट्यूट वगैरह किया, ठीक है, आपने सब्स्टिट्यूट वगैरह किया और आपका वो आ रहा है 0/5 आ रहा है मान लो, तो 0/5 अगर आ रहा है तो उस केस में आप लिमिट का वैल्यू 0 लिखोगे। अगर आपका 5/0 आ रहा है तो आप लिमिट का वैल्यू अनडिफाइंड लिखोगे, बेसिकली इंफिनिटी लिखोगे, क्योंकि वो 0 अप्रोचिंग होता है, 0 अप्रोचिंग होता है ना एक तरीके से, अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस केस में आप इंफिनिटी लिखते हो, बट अल्टीमेटली इंफिनिटी एक फाइनाइट नंबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां। 12th का आंसर 0/0 आ रहा है, देखते हैं। सो इन क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप सबसे पहले x के जगह पे 1 पुट करते हो तो ऊपर भी 0 हो जा रहा है, नीचे भी 0 हो जा रहा है ना, ऊपर भी 0 हो जा रहा है और नीचे भी 0 हो जा रहा है। तो उस केस में हमको क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि वहां पे फैक्टर छुपा हुआ है। क्या फैक्टर छुपा होगा वो भी हमको पता रहता है, x-1 छुपा हुआ है, तो x-1 लिखिएगा पहले, ठीक है। अब ये याद है मैंने आप लोगों को बताया था बैलेंस करने वाला, तो x⁵ होगा। अब ये क्या किया मैंने, मैं देख रहा हूं कि वो न्यूमरेटर में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है x⁵, और हमारा फैक्टर ऑलरेडी क्लियर है x-1, तो मैं अगला जो फैक्टर बनेगा उसका पहला टर्म के बारे में सोच रहा हूं, और पहला टर्म इस तरीके से डिसाइड करता हूं ताकि ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो भी पहला टर्म होगा, जब वो पहला फैक्टर का हाईएस्ट पावर वाला टर्म, ठीक है, मतलब x के साथ, नॉट 1, आई एम कंसीडरिंग x राइट नाउ, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर x⁵ देगा। तो सिंपल सी दिमाग में सोच होनी चाहिए कि हम पहला टर्म क्या रखेंगे ताकि उसको x से मल्टीप्लाई करके x⁵ निकल कर आए। तो इट्स वेरी ऑब्वियस, इट हैज टू बी x⁵। लेकिन जब आप यहाँ पे x⁵ लिख दिए तो कहीं ना कहीं अब वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, -x⁵ बनाएगा, जो कि न्यूमरेटर में नहीं है। तो अगर न्यूमरेटर में x⁵ नहीं है, -x⁵ नहीं है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको +x⁵ लाने के बारे में सोचना है, क्योंकि -x⁵ प्रेजेंट है। अगर आप एक तरीके से +x⁵ भी ले आते हो तो -x⁵ +x⁵ ऐड होके 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए हमने लगाया, अब आपको सोचना है कि x के साथ ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि x⁵ आएगा, तो आपके पास हो गया x⁴। तो अभी फिर वही लॉजिक गाइस कि अब ये x⁴ इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x⁵ बनाएगा, तो वो तो बैलेंस हो गया, लेकिन ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई भी तो होगा, और वहां से बना -x⁴, जो कि फिर से न्यूमरेटर में नहीं है। तो फिर से अब जो अगला टर्म हम लिखेंगे वो इस तरीके से सोच के लिखेंगे कि -x⁴ को बैलेंस कर दे, मतलब 0 करे, तो उसके लिए मुझे +x⁴ चाहिए होगा, और अगर उसके लिए मुझे +x⁴ चाहिए होगा तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा +x⁵, बिकॉज ये जो x³ है
जब ये अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब x टू द पावर 4 बनेगा। तो दिस साइकिल विल गो ऑन, दिस साइकिल विल गो ऑन। अब माइनस एक्स टू द पावर क्यूब को बैलेंस करना है तो प्लस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब वहां से माइनस एक्स स्क्वायर आता है, माइनस एक्स स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए हमको प्लस एक्स लिखना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे आ गए, जब हम इस पोजीशन पे आए प्लस एक्स लिखे, अब आपको थॉट में आना चाहिए कि चलो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, बैलेंस कर दिया। लेकिन अब ये जो है इसके साथ भी जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स आएगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में देखिए माइनस 6x है, तो माइनस एक्स आ चुका है, माइनस 6x की जरूरत है, मतलब कितना बच गया, माइनस 5x बच गया, माइनस 5x बच गया। तो ये जो सबसे पहले जो ये वाला x दिख रहा है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि माइनस 5x आएगा, तो उसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना है माइनस 5। तो जब माइनस 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5x बन जाएगा, और माइनस 5 को जब माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 5 बन जाएगा। और इसी के साथ ये आपका न्यूमरेटर हो गया फैक्टराइज। आदर्श कह रहा है कि सर इतना सोचने से अच्छा डिवाइड कर लेंगे हम। आदर्श वो मैं बस एक्सप्लेन करना था इसलिए इतना टाइम लगा वरना आपके डिवीजन से जल्दी होता ही है। मैं बेवकूफ हूँ कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और लास्ट में पता चला वो डिवीजन से कम टाइम लगाएगा। सर हाँ सर शायद गलती से या फिर सर एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो सर उसमें रिमाइंडर आ रहा था, तो सर उसका क्या करें? वो गलती आपकी है, वहां रिमाइंडर आएगा नहीं। अगर ऊपर भी जीरो आ गया नीचे भी जीरो आ गया मतलब वो फैक्टर है, और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर विल बी जीरो। ठीक है ओके सर, वही सोच। हाँ। निधि कह रही है सर दिस ट्रिक इज वेरी टाइम सेविंग। कोई बताओ निधि इसको, आदर्श को, इसने डिवीजन किया है इसको, मैं समझ सकता हूँ इसने डिवीजन में कितना टाइम लगाया होगा। ओके तो अब एक्स क्यूब माइनस 3x, अब देखो मैं जैसे इसको करना है, अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो मैं क्या देखूंगा, अच्छा चलो x माइनस 1 लगाओ, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स पे बैलेंस करना है तो प्लस एक्स लगाओ, माइनस एक्स हो गया, माइनस 3x तो माइनस 2x चाहिए, तो माइनस 2 किया, डन हो गया सॉल्व। ठीक है ना, ये इसके साथ बैलेंस हट गया, जो जीरो कर रहा था वो फैक्टर हट गया है। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करो x की जगह पे 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऊपर 5 1 हो गए माइनस 5, तो 5 माइनस 5 नीचे। अच्छा इसका मतलब है एक और फैक्टर छुपा हुआ अंदर, अरे 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 अरे, इसका मतलब है एक और फैक्टर छुपा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, now if we substitute, now if we substitute x is equal to 0, again 0 by 0 फॉर्म इज कमिंग, फिर से 0 by 0 का फॉर्म आ रहा है स्टूडेंट, है ना। तो अगर फिर से 0 by 0 का फॉर्म आ रहा है देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन और आगे सिंप्लीफाई होगा, ये क्वेश्चन और आगे सिंप्लीफाई होगा। सिद्धांत हम 1 पुट करने के बाद कह रहे हैं, जब आपने कैंसिल कर दिया ना, आप देखो कि अभी भी अगर आप ऊपर x के जगह पे 1 पुट करते हो तो वो न्यूमरेटर 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है, ध्यान से देखो। तो अगर दोनों चीजें अभी भी 0 हो रही हैं, व्हाट डज इट मीन कि न्यूमरेटर इज स्टिल फैक्टराइजेबल, डिनोमिनेटर इज स्टिल फैक्टराइजेबल। आई थिंक आप में से ज्यादातर लोगों ने इसको इनडिटर्मिनेंट करके लिख दिया है क्या आंसर, बट आई थिंक दिस इज, ये आप सॉल्व कर पाओगे, ये सॉल्व होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट, आई थिंक ये अनफॉर्चुनेटली कह सकते हो कि ये आपको इस मेथड से भी बताना है, वरना एल हॉस्पिटल रूल से तो फटाक से निकल आना था इसका आंसर। अच्छा क्या आंसर आया आप लोगों का, एक बार थोड़ा चैट में बताओ तो। ओके सबने 0 by 0, हाँ सबने 0 by 0। दिव्या 0 0 ही लिख दिया आप तो, 0 by 0 के आगे नहीं बनाए हैं। अच्छा
सबने 0/0। दीप क्या आंसर आया आपका? त्रिपुरारी, रिया, रवि, आप लोगों के आंसर्स क्या आए हैं? ओके चलो एनीवेज इसको फिर से देखते हैं। चलो तो इसको फैक्टराइज कर दिया मैंने, अब ये आया, ठीक है। दिख रहा है कि आदर्श डिवीजन के मुकाबले कितना जल्दी हो रहा है। और नीचे वाला है x² + x - 2। अगर मैं वहां से एक x - 1 निकाल लेता हूं, अच्छा मुझे एक आइडिया लेकिन मिल गया, ठीक है क्या, कि अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन 0/0 के बाद नहीं सॉल्व किया, मतलब किसी ने आर डी शर्मा खोला नहीं है, किसी ने खुद से प्रैक्टिस करने के लिए आर डी शर्मा नहीं खोला है, एक काम करना, जाके आर डी शर्मा खोलना तो एक बार, आई थिंक वहां पे आपको इसका तरीका मिल जाएगा। दिव्या कह रही खोले हैं, नहीं नहीं दिव्या, आप खोल के देख के बंद कर दिए होगे, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन है वहां पे। सर जो हमने वहाँ पे क्वेश्चन बनाए थे, जो कांस्टेंट था πr², वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वहाँ पे तो r अप्रोचिंग 1 दिया हुआ था। हाँ, वही मैं बोला कि जब प्रिंटिंग एरर है तो हाउ शुड बी डील, तो लेट इट बी कांस्टेंट, ठीक है। सर 1/2 आ रहा है। रविशंकर कह रहे हैं मेरी तरफ नहीं मिल रहा है आर डी शर्मा। रविशंकर, अभी लॉकडाउन का टाइम है, कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन देख लो यार। ओके आनंद, देखा मैंने आपका आंसर, यहाँ पे -x हुआ, बैलेंस करने के लिए +2, डन ना। हाँ सो नाउ कैंसिल, अब आप सब्स्टिट्यूट करना, तो 1 + 2, मैं एक बार में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 होल डिवाइडेड बाई 1 + 2, तो फाइनली कितना आ रहा है, 1 से लेके 5, so 5 × 6/2, तो 15 हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाई 3 हो गया, तो ये आ गया 5, ठीक है। लेट मी वेरीफाई यार एक बार, क्या कहते हैं वो LH रूल होता है एक, आपको हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए, 6x पर 5 -6 डिवाइडेड बाई 3x² -3, और अगर अब हम यहाँ पे पुट कर दे वैल्यू, अच्छा अभी भी 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो एक बार और सब डिफरेंशिएट करेंगे, तो 30 × x⁴ डिवाइडेड बाई 6 × x²। अब अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू, तो 30 × 1⁴ डिवाइडेड बाई 6 × 1⁴ तो 6x में होगा, हाँ 6x में होगा। 6x 30/6 5, हाँ तो ठीक है, आंसर 5 ही है, वेरीफाई कर लिया है। ये एक LH रूल है, एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं। तो मैं अभी पहले आप लोगों को ये नॉर्मल मेथड समझा देना चाहता हूँ, ताकि वो बोर्ड्स में लिखने के लिए आप लोग काबिल हो जाओ, और फिर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल देखेंगे। हाँ हाँ सिद्धांत, अगर ये क्वेश्चन जस्ट इन केस बोर्ड्स में आता है, ठीक है, बोर्ड में एक्चुअली क्वेश्चन कंटिन्यूटी में ये नहीं होता, ये एकदम पर्टिकुलरली लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। बट अभी हमको
प्रोसेस अच्छे से समझना है कि ये फैक्टराइजेशन से कैसे होता। तो आप एक बार देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कि हमने सबसे पहले एक बार फैक्टराइज किया, ठीक है, एक बार फैक्टराइज किया, x-1 कैंसिल किया। अब इसके बाद जब आप x का वैल्यू 0 पुट किए हो तो सबका आंसर 0/0 आया है और सब वहीं पे रुक गए थे। अब आपको ये फीलिंग अंदर से आनी चाहिए कि अगर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने x के जगह पे 1 पुट किया और उसके कारण अगर मेरा एक्सप्रेशन जो है वो फिर से 0/0 का फॉर्म आ गया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक और फैक्टर छुपा हुआ है x-1 वाला, ठीक है, उसके अंदर एक और फैक्टर छुपा हुआ है x-1 वाला। तो इसीलिए आप देख सकते हो मैंने दोबारा फैक्टराइज किया, दोबारा फैक्टराइज करने के बाद मैंने वैल्यूज पुट किए। तो अब क्योंकि 1 था तो 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही होगा, तो इसलिए x to the power 4 1 to the power 4 1 लिखा हुआ है। 2 into x to the power 3, तो 2 into 1 to the power 3, 1 to the power 3 1 ही रहेगा, तो 1 into 2 2, तो 1 ऐसे यहाँ से 3 आया, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 5 आया, नीचे 1 + 2 3 हुआ, तो ऊपर 15 नीचे 3, 15/3 हुआ 5। So Anand Kumar, is this clear? And remaining students, I think किसी का भी आंसर नहीं आया था, तो please check it out. Is this now clear to you? Is this clear? शिवम, आदर्श, जिन जिन लोगों का 0/0 का फॉर्म आया था, आप देख सकते हो कि आपके अगले 2 स्टेप्स क्या होने वाले थे एंड लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आई थिंक अब आप लोग इतने में कंफर्टेबल हो चुके हो कि हाँ, अगर हमारे पास एक लिमिट का क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे। आई थिंक दिस इज क्लियर ना, कि सबसे पहले कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करते हो। सब्स्टिट्यूशन में अगर वैल्यू फाइनाइट आ जाती है तो वही आपका आंसर होता है लिमिट का। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूशन में वैल्यू फाइनाइट नहीं आती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाता है, तो देन देयर आर पॉसिबल केसेस, अलग अलग केसेस हैं। जैसे कि एल्जेब्रिक फंक्शन अगर आपको मिलता है, एल्जेब्रिक फंक्शन होता है एल्जेब्रिक रैशनल फंक्शन कह सकते हो, जिसका न्यूमरेटर में भी एल्जेब्रिक है और डिनोमिनेटर में भी एल्जेब्रिक है, और जब वो 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो आई थिंक अब आपके दिमाग में इतना क्लियर हो गया है कि उस केस में हमेशा फैक्टराइज होगा ही होगा, है ना, हमेशा फैक्टराइज होगा ही होगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले टाइप पे। आज की क्लास में 2 चीजों का डिस्कशन करूंगा, एक रैशनलाइजेशन वाला और एक ट्रिगोनोमेट्रिक वाला। आनंद पूछ रहा है कि सर डिफरेंशिएशन करके कर सकते हैं बिना फैक्टर्स निकाले? कर सकते हो आनंद। ये जो दिख रहा है ना सॉल्यूशन, ये जो ऊपर से मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, ये एल हॉस्पिटल रूल लगा के किया हुआ है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लिमिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं, बट दिक्कत ये है कि वो रूल जो है वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, तो हम बोर्ड्स के लिए उस रूल को बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, बट जेई वगैरह में हम एल हॉस्पिटल रूल का खूब यूज करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले ये प्रोसेस समझ जाओ जो बेसिक वाला होता है, और फिर आपको फिर पता चले कि हाँ एलएच रूल कहाँ कहाँ पे लगा सकते हो, कहाँ कहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल रूल लग जाता है, उसके भी कुछ कंडीशन है कि इस टाइप के क्वेश्चन में ही लगते हैं। तो पहले अपन एक बार बेसिक मेथड खत्म करते हैं, उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल पे भी आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री वाला पहले रखाया है, उसके बाद रैशनलाइजेशन वाला है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स में अगर हम बात करें, अगेन completely with respect to your boards, there are only two formulas, मतलब स्पेशली कंटिन्यूटी में अगर आता है ये पार्ट ना, ये एक फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला ऐसा सच नहीं है। ये बाकी मैंने और 2-3 लिखे हुए हैं, वो आप कह सकते हो कि हल्का फुल्का जो क्वेश्चंस के दौरान यूज होता है वो भी मैंने इंसर्ट किया हुआ है। जैसे देखो, सबसे पहला हो गया लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x। अब sin x अपॉन x वाले में क्या है, आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो, सिंस x इज अप्रोचिंग टू 0, x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है
तो साइन एक्स भी क्या है, साइन 0 हो जाएगा। एक्स अगर 0 को अप्रोच करे तो साइन एक्स आपका कहीं ना कहीं साइन 0 होगा और वो भी आपका 0 को अप्रोच करेगा। तो कहने के लिए यहां पे x, कहने के लिए यहां पे x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, x विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। तो जब ये दोनों चीजें अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, x जब 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जब आप उसका डिवीजन करोगे तो ऑब्वियसली उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, तो एक सिंपल सा फंक्शन है, सॉरी सिंपल सा लिमिट है, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, जहां पे x को 0 को ही अप्रोच करना है। अगर ये x 0 के अलावा और किसी चीज को अप्रोच किया, देन दिस लिमिट इज नॉट वैलिड। ठीक है, सेम फॉर्मूला नंबर 2, सेम रीजन, जब एंगल 0 के बहुत पास होता है तो tan 0 की वैल्यू भी 0 के बहुत पास होती है। तो उस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट इक्वल तो उनकी लिमिट कहीं ना कहीं डिवीजन, जब सेम चीज है डिवाइड करोगे तो 1 को अप्रोच कर रही होती है। अब इसके अलावा कुछ चीजें लिखी हुई है जो क्वेश्चंस के दौरान हमको जरूरत पड़ती है, जैसे कि ये क्वेश्चंस के दौरान आपको हो सकता है लिमिट कहीं पे आ रहा है साइन थीटा, थीटा अप्रोचिंग 0, तो आप जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, ये वाला जो दिख रहा है ये सिंपल सब्सटीट्यूशन वाला दिख रहा है कि क्वेश्चंस के दौरान अगर ऐसा होता है तो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, क्योंकि साइन एंगल जब 0 को अप्रोच करता है तो हमारा साइन का वैल्यू भी 0 को अप्रोच कर रहा होता है। एंड सिमिलरली जो सेकंड वाला है कॉस थीटा वाला, सेम रीजन, कॉस थीटा में अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है तो कॉस 0 विल अप्रोच 1। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस के दौरान बिल्कुल यूज कर सकते हो। सिंपल सा नोट है कि इन सारे लिमिट्स में जो x दिख रहा है फॉर्मूला 1 और फॉर्मूला 2 में जो x दिख रहा है वो सब रेडियंस में होते हैं। ठीक है, वो सब रेडियंस में होते हैं। अब फॉर्मूला 1 और 2, हाँ हाँ निधि। सर अगर सब्स्टिट्यूशन करने से हमें फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगा तो हम ऐसे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स में भी। यस, इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो हमने पीछे भी था एक क्वेश्चन, जब हमने शुरू किया था सब्स्टिट्यूशन तो वहां पे साइन का कुछ एक क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक है, बेसिकली लॉजिकली क्या कहते हैं जानते हो? लॉजिकली हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी फंक्शन का अगर लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट अगर उस फंक्शन के डोमेन में आ रहा है और आपने वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करने के बाद अगर फाइनाइट नंबर आता है तो वही उस क्वेश्चन में उस का लिमिट हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आता है तब हम लोग शाम नाम दंड भेद लगाएंगे। सो आते हैं ये वाले फॉर्मूला पे। ये मतलब अभी कह सकते हो कि यहाँ पे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट यस आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। जस्ट लुक एट द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? लिमिट थीटा अप्रोचिंग ए साइन ऑफ थीटा माइनस ए अपॉन थीटा माइनस ए। ये अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये आपका कुछ ऐसा है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग, सॉरी लिमिट थीटा अप्रोचिंग ए है, साइन ऑफ थीटा माइनस ए डिवाइडेड बाय थीटा माइनस ए है। ठीक है ना, साइन ऑफ थीटा माइनस ए डिवाइडेड बाय थीटा माइनस ए है। अब ये वैल्यू है 1। ये कहीं ना कहीं वो जो हमने पहला वाला फॉर्मूला देखा है वही है, साइन एक्स अपॉन एक्स वाला। कैसे है वो फॉर्मूला? अगर आप यहां पे लेट थीटा माइनस ए को मान लो h, ठीक है, थीटा माइनस ए को h मान लो या फिर x मान लो, और अब अगर हियर आपका जो थीटा वाला जो वैल्यू है वो a को अप्रोच कर रहा है, तो आप गाइस देखो अगर थीटा आपको a को अप्रोच कर रहा है तो थीटा माइनस ए कहीं ना कहीं a माइनस ए वाला सिनेरियो बनेगा और वो 0 को अप्रोच करेगा। तो जब भी आपका यहाँ पे इस एजम्पशन के हिसाब से अगर हमने थीटा माइनस ए को x अज्यूम किया हुआ है, ये एक तरीके से हम कह सकते हो कि हम लिमिट्स को चेंज कर रहे हैं। तो थीटा को जब आपने a से थीटा जो a को अगर अप्रोच कर रहा है तो हमारा x जो होगा वो 0 को अप्रोच करेगा।
क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थीटा रेडियंस में ही होगा सिद्धांत। अगर हम ये जो थीटा माइनस ए दिख रहा है, अगर आप इसको एक वेरिएबल एक्स मानते हो, ठीक है, अब उसमें अगर आपका थीटा, अब देखो होता क्या है कि जब हम इस तरीके का एजम्पशन करते हैं, हम इस तरीके का एजम्पशन करते हैं, तो ये तो हमारा साइन एक्स अपॉन एक्स बन गया। तो अब तो मैंने क्वेश्चन में वेरिएबल पूरा चेंज कर दिया ना, थीटा की जगह वेरिएबल एक्स हो गया। तो हमको लिमिट में भी तो थीटा की जगह एक्स लाना है कि नहीं, यहाँ पे एक्स को लिखना पड़ेगा ना किसको अप्रोच कर रहा है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर मेरा थीटा ए को अप्रोच कर रहा है, तो आप एक काम करो, ए को सब्स्टिट्यूट कर दो, ऊपर ए को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ए माइनस ए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को। और ये वाला फॉर्मूला अभी हमने पीछे देखा था, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1। तो इसलिए ये भी हमारा एक फॉर्मूला कह सकते हो, क्वेश्चंस में हम इसका यूज करते हैं। इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस में हमको हमेशा sin x अपॉन x जैसा नहीं मिलेगा, कभी कभार ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, तो पता यही टारगेट रहता है कि ये और ये 0/0 वाला फॉर्म होना चाहिए। मतलब जैसे हमने यहां पे देखा था, जैसे हमने यहां पे देखा था, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर कहीं ना कहीं साइन 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है। तो अगर आप यहां देखोगे तो थीटा a को अप्रोच कर रहा है, तो थीटा माइनस ए अप्रोक्सीमेटली 0 होगा, तो मतलब साइन 0 अपॉन 0 का फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में लिमिट पुट करने के बाद अगर ये साइन 0/0 का फॉर्म बन रहा होता है, तो उस केस में आप आंसर 1 मार्क करोगे। सेम इज द केस विद फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है। सर सर यस, हाँ, बेसिक क्या सर जी वो साइन 0/0 बोल रहे हैं, वो तो बेसिकली 0/0 ही हो गया, वो तो हो गया ना। फिर अंजना, आप एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हो। मैंने जब यहाँ पे एक्सप्लेन किया और x इज अप्रोचिंग 0, तो x इज नॉट एग्जैक्टली 0 फर्स्ट ऑफ ऑल। आप बताओ अंजन, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर आप 0 के बहुत पास के एंगल्स देख रहे हो, मान लो 0.7 डिग्री देख रहे हो, ठीक है, ये सारी वैल्यूज पे आपका साइन किसको अप्रोच कर रहा होगा? 0 को सर, 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अंजन हमारा ऊपर वाला वैल्यू 0 के बहुत क्लोज होगा और डिनोमिनेटर भी 0 के बहुत क्लोज होगा। अब अगर दोनों चीज ऑलमोस्ट 0 के क्लोज है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बराबर है। यस सर। और अगर सेम चीज अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, 0.005 डिवाइडेड बाय 0.005, वैल्यू क्या होगी? एग्जैक्टली 1 होगी। तो अगर ये वैल्यू 0 के बहुत आसपास है, तो कहीं ना कहीं ये डिवीजन 1 को अप्रोच नहीं कर रहा होगा क्या? सर कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो इसलिए लिमिट का आंसर 1 दिया हुआ है। ओके सर। हाँ, ओके। तो थोड़ा सा ना ये क्या कहते हैं, क्वेश्चंस वगैरह पे आते हैं, ताकि आप उसका एप्लीकेशन थोड़ा लगा पाओ, ठीक है। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करता हूं। सॉरी देखिए, अब यहाँ पे साइन दिख रहा है। साइन दिखने का मतलब स्टूडेंट्स हमें साइन एक्स अपॉन एक्स वाली फीलिंग आनी चाहिए, साइन एक्स अपॉन एक्स वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या क्या मैनिपुलेशंस करेंगे? तो देखो, सबसे सिंपल तरीका तो होता है, सबसे सिंपल तरीका होता है कि यहाँ पे sin 2x लिखा हुआ है ना, sin 2x लिखा हुआ है, तो आप इसको डिवाइड कर दो पहले sin 2x से, क्योंकि हमको साइन का एंगल और नीचे सेम चीज चाहिए होती है। बट ये तो हमने खुद से लिखा है, अगर ये आपने खुद से लिखा है तो बैलेंस करना पड़ेगा कि नहीं? तो कहने के लिए एक तरीके से हमने 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लिमिट्स में कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, और फिर क्या किया, इसके sin 2x के डिनोमिनेटर में 5x जो था, उस 5x को हम यहां पे लिख दिए, उस 5x को हम यहां पे लिख दिए, ठीक है। अभी तो सिंपल सी लॉजिक है गाइस, कि अगर x, एक सिंपल सी चीज है कि इफ x इज अप्रोचिंग 0, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 2x किसको अप्रोच कर रहा होगा? 2x भी 0 को अप्रोच कर रहा होगा, है ना।
तो आप चाहो तो यहाँ पे 2x भी लिख सकते हो, मैटर नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान बोर्ड्स वगैरह में दिखा दीजिएगा, बट जब अपन कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पे ये सब चीज हमें खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन में लिमिट था x टेंडिंग टू 0, बट साइन का एंगल है 2x, तो कहीं ना कहीं लिमिट क्या होना चाहिए, 2x अप्रोचिंग 0 होना चाहिए था। तो आपको बस इतना सा सवाल पूछना है खुद से कि अगर x 0 को अप्रोच करे तो क्या 2x भी 0 को अप्रोच करेगा? द आंसर इज यस। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट, लिमिट 2x अप्रोचिंग 0 साइन 2x अपॉन 2x, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होगी 1। और यहां अगर देखोगे तो ये x और ये x तो कैंसिल हो गया है ना, एक एक x कैंसिल हो गया, तो एक एक x कैंसिल हो गया, तो उधर क्या बचा? 2/5 बचा। तो 1 into 2/5 कितना हो जाएगा? फाइनली 2/5 ही रहेगा। तो दिस बिकम्स द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। तो क्या था मेरा अप्रोच? मेरा अप्रोच था कि मैं सिंपल फॉर्मूला में इसको लाना चाहता था। फॉर्मूला में लाने के लिए sin 2x के डिनोमिनेटर में 2x चाहिए था, तो वो 2x को लिखे और बैलेंस करने के लिए पूरे लिमिट को 2x से अगर हमने डिवाइड किया तो साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया, और बाकी 5x पहले से लिखा हुआ था तो 5x को दोबारा हमने डिनोमिनेटर में लिख डाला। ठीक है, हाँ, वेरी मच सिमिलर टू चेन रूल कह सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब ये क्वेश्चन है, टाइम आपको मिलेगा 1 मिनट का, पोल शुरू कर रहा हूं, ट्राई कीजिए, पोल में मार्क कीजिएगा, चैट में कोई नहीं भेजेगा आंसर। ठीक है, यस आनंद, ट्राई कीजिए क्वेश्चन, टाइम विल बी 1 मिनट। पोल में गलत चला गया। ओके, चलो मैं पोल को एंड करता हूं। आप रिजल्ट्स देखो, मेजॉरिटी क्या कह रही है। तो मेजॉरिटी में मतलब टोटल थे 11 लोग, 7 लोगों ने ऑप्शन ए, 2 ने ऑप्शन बी और 2 ने ऑप्शन सी मार्क किया है। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब लॉजिकली आपको क्या तरीका बताया हुआ है कि हमें लिमिट x अप्रोचिंग 0 tan 2x, तो tan 2x का डिनोमिनेटर में क्या ले आएंगे हम? 2x ले आएंगे, है ना। फिर क्या था हमारे पास? tan 3x था, तो tan 3x डिनोमिनेटर में था, उसके डिनोमिनेटर में क्या लाएंगे? तो उसके डिनोमिनेटर में लाएंगे 3x। यहां पे एक छोटा सा कह सकते हो, एक छोटा सा पहले हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में। याद कीजिएगा, मैंने आप लोगों को अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स थोड़ा सा डिस्कस किया था, सिंपल वाला। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अकॉर्डिंग अगर आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो x अप्रोचिंग a पे, ठीक है, fx प्लस माइनस gx, मतलब या तो आप दो फंक्शन को ऐड कर रहे हो या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और फिर लिमिट निकाल रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू, आपने fx का लिमिट निकाला,
आपने gx का लिमिट निकाला और आपने उसी के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया अगर एडिशन था, या सब्ट्रैक्ट कर दिया अगर सब्ट्रैक्शन था। इसके अलावा आपको और भी चीजें बताई थी। एक कांस्टेंट वाला आई थिंक मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे एक कांस्टेंट है k इंटू एफ ऑफ एक्स लगा हुआ है, ठीक है, k इंटू एफ ऑफ एक्स लगा हुआ है, तो उस केस में k हमारा बाहर आ जाता है, k हमारा बाहर आ जाता है और ये बन जाता है आपका लिमिट x अप्रोचिंग a एफ ऑफ एक्स। एक चीज जो मैंने नहीं बताई थी जिसका यहाँ पे यूज होने वाला स्टूडेंट्स, x अप्रोचिंग a एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो जब इन दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, जब इन दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और वहां पे हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो इन दैट केस आपने एफ ऑफ एक्स की पहले लिमिट कैलकुलेट की, आपने फिर जी ऑफ एक्स को मान लो उसकी लिमिट कैलकुलेट की, और फिर आपने दोनों का लिमिट जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। यू कैन डू दिस एज वेल। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हर केस में सारे लिमिट्स शुड बी अ फाइनाइट नंबर, कहीं पे इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए, इसमें से कहीं पे भी इंफिनिटी या अनडिफाइंड वाला केस नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका यूज देखिए, यहां पे tan 2x था न्यूमरेटर में, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2x यहां लिख दिया, ठीक है, मतलब उसको फॉर्मूला में लाने के लिए हमने 2x नीचे लिख दिया, और बैलेंस करने के लिए 2x से अगर हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई करना होगा, कर दिया। अब tan 3x डिनोमिनेटर में था, tan 3x डिनोमिनेटर में था, उसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए अपने को? 3x चाहिए, तो वो लिख दिए, लेकिन बैलेंस भी तो करना होगा, है ना। तो 3x से अगर ये चीज डिवाइड हुई है तो उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलो, सबसे पहले यहां पे किसी को भी दिक्कत है क्या? प्लीज चेक कीजिए, यहां पे कोई दिक्कत है क्या किसी को भी? हमने मेनली क्या किया है स्टूडेंट्स, तो हमने मेनली ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड किया है और ये यहां भी मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो अल्टीमेटली देख सकते हो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे रखा गया है कि दोनों कैंसिल आउट होकर 1 ही बनेंगे। तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? रविशंकर, आद्या, आनंद, दिव्या, सिद्धांत, त्रिपुरारी, कोई दिक्कत यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेप में? बिकॉज ये टाइप का मैनिपुलेशन हमें पता होना चाहिए एकदम, इट शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो एक दो छोटे मोटे ऑब्जर्वेशन आपको दिख ही गए होंगे कि यहाँ पे जैसे ये x हो गया और ये x हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो इधर से बचा 2, इधर से बचा 3, है ना। तो 2 और 3 जो बचा वो तो सबसे पहले लिमिट के बाहर लेकर आ गए, वो हमने लिमिट के बाहर हम लोग उसको लेकर आ गए। अब ये जो tan 2x अपॉन 2x है, tan 2x अपॉन 2x है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 tan 2x upon 2x into 1 divided by limit x approaching 0 tan 3x upon 3x, ठीक है। सो नाउ ये ब्रैकेट के अंदर, ये भी कह सकते हो एक तरीके से ब्रैकेट के अंदर। तो अब हमने क्या किया स्टूडेंट, अब हमने 2/3 कांस्टेंट को बाहर लेकर आए हैं, पहले वाले एक्सप्रेशन पे लिमिट लगा दिया, दूसरे वाले एक्सप्रेशन पे भी अलग से लिमिट लगा दिया। यहाँ पे हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज किया है, लिमिट x अप्रोचिंग a fx into gx is equal to limit x approaching a fx into limit x approaching a gx। मतलब हमने दोनों फंक्शंस का इंडिविजुअल लिमिट कैलकुलेट करने पे उतर गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो पहले वाले फंक्शन की वैल्यू भी 1 है और दूसरे वाले फंक्शन की वैल्यू भी, दूसरे वाले लिमिट की वैल्यू भी 1 है। तो फाइनली इट इज 2/3 into 1 into 1 हो गया 2/3, ठीक है। सो यहाँ पे दीप जो आपने मार्क किया था वही तो आंसर था जो गलती से मार्क हुआ था। बेसिकली लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे 2/3 और 3/2 के बीच में। हाँ सिद्धांत, क्या डाउट आ रहा है बताओ।
सिद्धांत पूछ रहा है कि सर ये फॉर्मूला tan और साइन के लिए क्यों है। यहाँ पे आप इसको अगर इस तरीके से सोचना है तो हम ये भी कह सकते हैं सिद्धांत कि अगर यहाँ पे होता फॉर्मूला x अप्रोचिंग 0 cos x अपॉन x, तो cos x में जब x जो 0 के बहुत क्लोज होता है, 0 के जब बहुत क्लोज होता है तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। तो कहीं ना कहीं ये आपका 1 अप्रोचिंग डिवाइडेड बाय 0 अप्रोचिंग का फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, 1 अप्रोचिंग डिवाइडेड बाय 0 अप्रोचिंग का फॉर्म होगा ना। ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, याद करो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स क्या क्या थे, 7 जो थे, तो 0 बाय 0 होता था, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होता था, तो ये उस फॉर्म में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे सिमिलरली cos के जगह cosec हो गया, cot हो गया, sec हो गया, ये सब भी डालेंगे ना, तो कहीं भी 0 बाय 0 का फॉर्म नहीं आ रहा था। इस केस में क्या खासियत थी कि जब आपका x जो 0 को अप्रोच कर रहा है तो उस केस में हमारा न्यूमरेटर भी अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग होता, डिनोमिनेटर भी 0 पॉइंट समथिंग होता, दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर थी, तो ही उनका डिवीजन का वैल्यू 1 आ रहा था। और कहीं ना कहीं अगर आप सीधा लिमिट वहां पे सब्स्टिट्यूट करते, सीधा लिमिट सब्स्टिट्यूट करते तो 0 बाय 0 का फॉर्म बन रहा था। 0 बाय 0 वाले जितने भी फॉर्म्स बनते हैं मेजॉरिटी यू कैन एक्चुअली सिंप्लीफाई विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स, तो यू कैन से कि ये कहीं ना कहीं उस लॉजिक से आया है। ठीक है, प्लस आर्टिशन में खोलिएगा, वहां पे आपको इसका डेरिवेशन भी दिखेगा। एक तो ये जो मैंने बताया वो होगा, हो सकता है कुछ और भी डेरिवेशन उसने दिया। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया है। आई होप एवरीवन इज गेटिंग द आइडिया कि किस तरीके से छोटा मोटा मैनिपुलेशन कर रहे हैं ताकि ये प्रॉपर्ली इस फॉर्मूला में फिट बैठ सके। स्टिल इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? रिया, आई थिंक अगेन आप उसी पे उतर आए हो क्या? 2-3 बार मैंने आपसे सवाल पूछा, यस नो तक नहीं आ रहा है कुछ। क्लास नहीं करनी है तो निकल जाओ यार, या बोलो मैं निकाल देता हूं। देख सकते हो यहाँ पे, मतलब सॉल्यूशन भी वही लॉजिक है कि tan 2x डिवाइड बाय 2x इंटू 2x, तो 2x को मल्टीप्लाई डिवाइड, 3x को भी मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। टाइम दूंगा 1 मिनट का। पोल को दोबारा से लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, पोल को दोबारा से लॉन्च कर रहा हूँ, चैट में आंसर नहीं भेजिएगा, ट्राई करो। मुझे पोल में नहीं पता चलता कि किसने क्या मार्क किया, आई जस्ट गेट टू नो कि एग्जैक्टली कितने लोगों ने कौन सा ऑप्शन मार्क किया। तो ट्राई सिंसियरली, जय माता दी नहीं होना चाहिए। वन मिनट इज अप, 1.5 मिनट कर देता हूँ क्योंकि अभी तक पोल में किसी ने मार्क नहीं किया है कुछ। चलो हिंट देता हूँ, ट्राई टू टेक न्यूमरेटर से x कॉमन लो, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन लो। हिंट दे रहा हूँ, जो लोग नहीं कर पाए, न्यूमरेटर से x कॉमन लो, डिनोमिनेटर से x कॉमन लो। चार लोगों ने पोल में मार्क किया, अभी तक 5 लोगों ने किया है, पांचों ने सेम ऑप्शन पे मार्क किया है।
ओके गाइस 2.5 मिनट हो गया, ठीक है, मैं इसलिए एंड कर रहा हूँ। 14 में से 10 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया है, रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ। तो 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 9 लोगों ने ऑप्शन बी को मार्क किया और 1 ने ऑप्शन सी को मार्क किया, ठीक है। अच्छा चलो, अब थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था आपका। तो न्यूमरेटर में tan 2x दिख रहा है, डिनोमिनेटर में sin x दिख रहा है। अब अगर आपको लिमिट कैलकुलेट करना है तो हमको tan 2x अपॉन 2x चाहिए ना। सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए कि जहां पे tan दिख रहा है, tan 2x दिख रहा है, वहां पे tan 2x अपॉन 2x लेकर आना है, और जहां पे sin x दिख रहा है वहां पे आपको क्या लेकर आना है, sin x अपॉन x लाना है। तो आप आइडियली क्या करोगे, tan 2x आपके न्यूमरेटर में है, sin x आपके डिनोमिनेटर में है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चलो फिर डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देना, है ना, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। क्योंकि हमको फॉर्म तो लाना ही है, हमें पता है कि फॉर्मूला वही लगेगा और कुछ फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करते, हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करते x से। तो ये बन जाता आपका कुछ ऐसा, tan 2x minus x divided by x whole divided by 3x minus sin x by x, ठीक है। और अब आप क्या करते, सेपरेट मतलब अलग अलग कर देते। तो जैसे न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है ना, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, तो हम उसको अलग अलग कर देते। तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता आपका tan 2x अपॉन x, यहां पे क्या हो जाता माइनस x डिवाइडेड बाई x। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 3x माइनस साइन x दिख रहा है। रवि कह रहा है कि tan और sin का वैल्यू रख के बना सकते हैं। नहीं नहीं रवि, अभी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो यहाँ पे, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, tan 2x 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, और ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, इसीलिए तो हम मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। यहाँ पे दिस विल बी 3x अपॉन x माइनस साइन x अपॉन x, ठीक है। तो गाइस अब आप इसको देखो, क्लियरली सब कुछ फॉर्म में आ गया है ना, सब कुछ फॉर्म में आ गया है। x को कॉमन तो एक ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताया ही था। अब यहां क्या दिख रहा है कि ये x/x कट के 1 हो जाएगा, कांस्टेंट है। यहां पे भी x/x कट के 1 हो जाएगा, तो यहां 3 रहेगा। डिनोमिनेटर में sin x/x प्रॉपर अपना उस फॉर्म में आ गया है। बस थोड़ा सा दिक्कत किसके लिए है, ये tan 2x वाले के लिए। tan 2x के डिनोमिनेटर में x है, हमको क्या चाहिए उधर 2x चाहिए था, तो कर लो 2 लिख दो यहाँ पे, और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दियो और डिवाइड भी कर दियो। अब आप लिमिट कैलकुलेट करना शुरू कर दो। लिमिट कैलकुलेट करना जब शुरू करोगे तो न्यूमरेटर में क्या है, 2 को थोड़ा भूल जाओ, जो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई उसको भूल जाओ। तो अब आपके पास क्या है tan 2x अपॉन 2x, tan 2x अपॉन 2x क्या हो जाएगा, उसका लिमिट होगा 1, तो दैट विल बी 2 into 1 माइनस, अगला तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट लगा के कोई फायदा नहीं, कांस्टेंट ही निकल कर आएगा। आते हैं डिनोमिनेटर पे, तो डिनोमिनेटर पे 3 था, पहला टर्म सिर्फ 3 बचा हुआ है, तो उसमें लिमिट लगाओगे तो भी वो 3 रहेगा, माइनस sin x अपॉन x, sin x अपॉन x का वैल्यू लिमिट x अप्रोचिंग 0 पे क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, लिमिट को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर एक टर्म पे लिमिट कैलकुलेट करने लग गए। तो ऊपर हमारा फाइनली 2 - 1 1 बना है, नीचे 3 - 1 2 बना है, तो ये आपका फाइनली आंसर कितना हो रहा है, तो 1/2 आंसर हो रहा है हमारा 1/2, इसलिए ऑप्शन बी इसका आंसर मार्क किया गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। और दूसरा तो आपने x को कॉमन उठा लिया होगा, वो भी एक तरीका है, ठीक है, वो भी एक तरीका है। चलिए, तो अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं द टाइम इज 9:12, तो आई कैन स्पेंड 2-3 मिनट्स। जैसे कि 1 माइनस कॉस एक्स है, अब याद रखिएगा इन सब ऐसे केसेस में ये सब हाफ एंगल वाले फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, and 1 minus
1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप इसका यूज करके आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हुआ, वो ये वाला 1 माइनस कॉस 2 थीटा जैसा लगेगा। तो कहने के लिए 2 थीटा की जगह पे x आ गया है, 2 थीटा की जगह पे अगर x आ गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, 2 थीटा की जगह पे x है तो थीटा की जगह पे x/2 आएगा, तो साइन स्क्वायर x/2 लिखोगे आप यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है। लेकिन अब देखिए फॉर्मूला में अगर लाना है तो न्यूमरेटर में साइन का x/2 बन रहा है, न्यूमरेटर में वो साइन के एंगल क्या है, x/2 है, जबकि डिनोमिनेटर में सिर्फ x है। तो आपको वो लाना पड़ेगा ना उस फॉर्म में, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर लिख लीजिए, तो यहां पे साइन स्क्वायर x/2 होल डिवाइडेड बाई, इधर भी हम वैसे लिख देते हैं, x/2 का स्क्वायर लिख देते हैं, x/2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो पहले था x स्क्वायर, अब आपने उसको लिख दिया x/2 का स्क्वायर। तो कहने के लिए आपने 4 से डिवाइड किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी 4 को बाहर ले आइए, तो 2 पहले से बाहर था, अब ये जो 4 दिख रहा है, ये वाला जो 4 दिख रहा है, इसको भी हम बाहर लेकर आ गए। ठीक है, तो 2/4 लिमिट x approaching 0, now this is sin x/2 divided by x/2 ये इस पे लगेगा स्क्वायर। ठीक है, इस पे लगेगा स्क्वायर, फिर से अलजेब्रा ऑफ लिमिट लग जाता है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहता है कि अगर आप एक फंक्शन का स्क्वायर है और उस पे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप उस अंदर वाले का लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, लिमिट का जो भी वैल्यू आता है फिर उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो इसको भी अपन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में ऐड कर देते हैं। इसको भी अपन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में ऐड कर देते हैं। अगर जैसे कि आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो x अप्रोचिंग a f of x होल टू द पावर n है। ठीक है, तो आइडियली हमको क्या करना चाहिए, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमको पहले फंक्शन का पावर निकालना चाहिए, फिर लिमिट कैलकुलेट करना चाहिए। बट यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ लिमिट कहता है कि अगर जरूरत नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप पहले उस फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट कर लो और फिर उस पूरे का पावर कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, फिर उस पूरे का पावर कैलकुलेट कर लेना। एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए कि अगर हमारे पास जैसे कि लिमिट x अप्रोचिंग a fx का होल टू द पावर 3 हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने लिमिट x अप्रोचिंग a fx, आपने लिमिट कैलकुलेट कर लिया, और लिमिट कैलकुलेट करने के बाद आप इस पूरे के ऊपर पावर 3 लगा दो। ठीक है, बोथ विल गिव द सेम थिंग। ठीक है, so that is why now in this particular question we can say that, अब ये किस फॉर्म में आ गया, तो ये उस फॉर्म में आ गया है जहां पे आप स्क्वायर पहले लिमिट कैलकुलेट कर लोगे एंड देन यू विल कैलकुलेट द स्क्वायर। तो लिमिट कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू तो 1 होने वाली है, एंड देन यू विल गो फॉर द स्क्वायर। तो 2/4 तो अपना 1/2 बन गया, और अंदर ये आपका 1 का स्क्वायर हो गया है ना, तो 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर विल फाइनली गिव यू 1/2। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जो कि मेजॉरिटी लोगों ने सही किया था। नाउ बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू, तो दैट इज व्हाई सारी चीजों को लिख रहे हैं। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन ignore a few steps. The only important thing in this question was कि first 1 minus cos x को आपने साइन वाले में कन्वर्ट किया, सेकंड आपने साइन में कन्वर्ट करने का जो डिनोमिनेटर था,
क्योंकि हमारा साइन का एंगल था x/2 और आपका डिनोमिनेटर था सिर्फ x, तो डिनोमिनेटर को हमने x से x/2 में कन्वर्ट करने के लिए छोटा सा मैनिपुलेशन किया, ठीक है। तो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। फिर अब कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको वो एज अ होमवर्क देना चाहूंगा। अच्छा, रैशनलाइजेशन आ गया, चलो। रैशनलाइजेशन इतना कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, इट इज रिलेटेड टू आपने जब सब्सटीट्यूशन किया और 0/0 का फॉर्म आया, जैसे यहाँ देखो, यहाँ अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो x अप्रोचिंग 0, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर रहेगा 0, नीचे क्या रहेगा, तो नीचे है √5 - 0, तो दैट इज √5 माइनस √5 प्लस x, 5 प्लस x मतलब 5 प्लस 0, वो भी √5 हो गया। तो ये 5 - 5 तो कट के 0 हो रहा है ना, तो अगर ये 0 हो रहा है तो 0/0 का फॉर्म बन रहा है अभी फिलहाल। अगर ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, एल्जेब्रिक दिखता है तो हम लोग फैक्टराइज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब रूट्स वगैरह आपको दिखेगा, देन गो फॉर व्हाट, गो फॉर रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन वाली चीज अगर किसी को आइडिया नहीं है, तो बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास है √1 प्लस लेट्स से √a प्लस b, √a प्लस √b। हम रैशनलाइजेशन में कोशिश क्या करते हैं, हम रूट को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। हम अगर डिनोमिनेटर में रूट दिखता है तो डिनोमिनेटर, लोअर क्लासेस में तो आपको यही बोला जाता था कि हम डिनोमिनेटर में रूट के अंदर रहने नहीं देते, तो हम रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर से रूट हटा देते हैं और उस रूट को कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में पहुंचा देते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम रैशनलाइज करने के लिए क्या करोगे आप, अगर √a प्लस √b है तो जो बीच में प्लस दिख रहा है आप उधर माइनस लगा लेना, तो दिस विल बिकम √a माइनस √b। अब इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दो, ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर दो। तो अब ये डिनोमिनेटर कौन सा फॉर्म बन रहा है, तो समथिंग लाइक x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो वो क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने डिनोमिनेटर में जो रूट था उसको हम इनडायरेक्टली थोड़ा सा चेंज करके न्यूमरेटर में भेज दिया और हमारा डिनोमिनेटर आ गया एक रैशनल नंबर। तो दिस इज व्हाट वी जनरली डू इन रैशनलाइजेशन, जो हम लोअर क्लासेस में करते थे, ठीक है, जो हम लोअर क्लासेस में करते थे। अब अच्छा, a माइनस बी होगा स्क्वायर, तो ये तो रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ पे सिंपली a माइनस बी बचेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे भी सेम फंडा लगाओगे, तो यहाँ पे हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √5 माइनस x प्लस √5 प्लस x। डिनोमिनेटर में सेम चीज, √5 माइनस x प्लस √5 प्लस x। तो अगेन आपके डिनोमिनेटर में इट्स लाइक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, तो आपका डिनोमिनेटर उस हिसाब से क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका √5 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस √5 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर तो हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं गाइस, एकदम मतलब सबसे पहले आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन दिखेगा शायद, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अभी तक हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, हम इस क्वेश्चन में पहले सब्स्टिट्यूट किए तो 0/0 का फॉर्म दिख रहा था, तो अब हमारे दिमाग में आना चाहिए फैक्टराइजेशन, बट हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमको रूट वाले टर्म्स दिख रहे हैं। तो हम पहले रैशनलाइजेशन पे जाते हैं, ठीक है। रैशनलाइजेशन करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि रैशनलाइजेशन कैसे करोगे,
तो अगर नीचे a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, अगर नीचे a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ठीक है। जिसके कारण अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो अब तो रूट हट जाएगा, तो ये आपका 5 माइनस एक्स है ना, और यहां से भी अगर हम ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, तो ये आपका 5 माइनस एक्स होगा, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या है, तो x इंटू 5 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स, ओके। नेक्स्ट, अब अगर आप यहां डिनोमिनेटर को देखोगे स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर में 5 5 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 5 5 कैंसिल हो गया है। सो नाउ इन द डिनोमिनेटर वी हैव अ सिंपल माइनस 2x, ऊपर हमारे पास है x इंटू रूट अंडर 5 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपने जब सब्स्टिट्यूट किया था वैल्यू, x के जगह पे 0 पुट किया था तो 0/0 का फॉर्म बना था, तो फैक्टर छुपा जो था वो निकल जाता है। रैशनलाइजेशन करने से जनरली क्वेश्चंस ऐसे बने हुए रहते हैं कि जो फैक्टर होता है, ऑब्वियसली x अप्रोचिंग 0 है तो फैक्टर x ही रहेगा, x माइनस 0 मतलब x रहेगा, तो ये x निकल कर आ गया। जब ये x निकल कर आ गया तो ये तो कट गया, तो 0 होने वाला कंडीशन खत्म। अब आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या करते थे, पहले फैक्टराइज किया, कॉमन फैक्टर को हटाया, फिर सब्स्टिट्यूट करते थे। यहाँ पे भी रैशनलाइज करते हैं, कॉमन फैक्टर को हटाते हैं फिर, और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करोगे अब x के जगह पे 0, तो ये बन जाएगा आपका 5 माइनस 0 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाई -2। तो ऊपर तो हमारा 2 रूट 5 बन रहा है, नीचे हमारा -2 बन रहा है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा एक, और हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा -√5, ठीक है। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा -√5। एक बार अगर कहीं पे दिक्कत हुई तो एक बार रिकॉर्डिंग को भी देख लीजिएगा, बट इन जनरल हमने प्रोसेस क्या फॉलो किया है, सो द प्रोसेस इज रैशनलाइज किए हैं, ऊपर नीचे से x को कैंसिल किए हैं और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कीजिए ताकि ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन यहाँ भी वैसे दिया हुआ है, ट्राई आउट दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट थोड़ा सा आसान क्वेश्चन में ले जाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे, ठीक है। ये पिछले वाले के मुकाबले थोड़ा आसान है। पोल लॉन्च करता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। सेम प्रोसेस गाइस, रूट जहां दिख रहा है रैशनलाइज करने की कोशिश करो। ये सबसे पहले किसी ने ऑप्शन डी मार्क कर दिया नॉट डिफाइन करके, या तो इसने क्या किया होगा मेरे को पता है, A1 वाला लेक्चर देख रखा होगा, शायद उसको आंसर पता होगा तो उसने उसके अकॉर्डिंग मार्क कर दिया। स्मार्ट बने हो, ओवर स्मार्ट बन गए एक्चुअली यहाँ पे। ट्राई टू फॉलो द प्रोसेस, रूट जहां दिख रहा है रैशनलाइज कीजिए। दो मिनट होने वाला है, 1 मिनट 45 सेकंड हो गया है, तो मैं स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स लिखना शुरू करता हूँ।
तो अब यहाँ पे हम रैशनलाइज किससे करेंगे, x प्लस वाले से करेंगे। तो x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे भी x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो ऐसे रह जाएगा, बट हमारा जो न्यूमरेटर है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा एक तरीके से। सर डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई होगा ना होल। हाँ हाँ, तो अब देख सकते हो कि जब हम न्यूमरेटर को ओपन करेंगे, न्यूमरेटर का जो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारे पास खाली माइनस एक्स बचेगा ऊपर। पोल को एंड कर देता हूं। अच्छा, 2-3 महान लोग निकल चुके हैं। रिया निकल चुकी है क्या? नहीं। फिर कौन निकला है? शिवम निकला है। एक ही नाम दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, सॉरी माइनस एक्स नहीं है तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ऊपर नीचे से एक एक एक्स कैंसिल होते हुए मुझे दिख रहा है। सो फाइनली दिस इज 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब अगर आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हो, अब अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 सब्सटीट्यूट करते हो तो ये 1 बाई 0 प्लस 0 का फॉर्म बन जा रहा है ना? क्योंकि देखो यार, अब न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, सब्सटीट्यूट ही करोगे। अब ये मत करना कि आप दोबारा रैशनलाइज कर रहे हो, दोबारा रैशनलाइज करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आप उसी पे वापस पहुंच जाओगे। इस क्वेश्चन में अगर आपने दोबारा रैशनलाइज किया तो दोबारा यही स्टेटमेंट आपको दिखेगा। ओके, तो अब हम करेंगे सब्सटीट्यूशन। ये कैसे किया हमने, तो अब हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। सब्सटीट्यूट करें तो 1/0 का फॉर्म बन रहा है। 1/0 का फॉर्म बन रहा है मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया कह लो, या नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। ओके, सो गाइज टाइम तो हमारे पास 9:30 हो गया है, बट अगर आप एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो ना, इस तरीके का एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, तो देन वी कैन एंड द सेशन। आई विल गिव जस्ट 1 मिनट। हाँ रवि, रियल नंबर होना चाहिए। ये ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैंने होमवर्क दिए हुए हैं, मतलब अरे यार, हाँ तो बस इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए एंड देन वी विल एंड। बाकी क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क। ठीक है, जस्ट अ 2 मिनट थिंग यार, मतलब ऑप्शंस वगैरह भी बना हुआ है। हाँ हाँ, स्लाइड तो आप सोचो कि क्लास खत्म होगा एंड इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स ये स्लाइड अपलोड हो जाएगी और उसके अगले 30 मिनट्स के अंदर वीडियो अपलोड हो जाएगी। आज का क्लास में मेनली हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री और रैशनलाइजेशन के ऊपर देखा है। लास्ट क्लास में सब्स्टिट्यूशन और फैक्टराइजेशन के ऊपर था। अब हमारा बचेगा लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, फिर एक स्टैंडर्ड लिमिट होता है x टू द पावर n वाला, वो हो गया। अभी तो ये क्लास लंबी चलेगी लिमिट्स वाली, बट आपको मैं अब कुछ काम देने वाला हूँ। ठीक है, लगभग मैं 50 क्वेश्चंस 60 क्वेश्चंस का टास्क दूंगा, जहाँ पे कोशिश होगी कि 10-10 15 क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हो, वो आप करोगे।
ओके, तो 2 मिनट होने वाले हैं। ओके, एंड करता हूं पोल यहीं पे। 10 लोगों ने वोट किया, 6 लोग कह रहे हैं ऑप्शन सी। ओके, सो देखिए इधर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के गिवन दैट लिमिट एग्जिस्ट। तो के का वैल्यू पूछ रहा है और बता दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का यहाँ पे 0 पे देख रहे थे, तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस 0 से छोटा के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, x प्लस के होगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 माइनस के साथ x प्लस के लिखा हुआ है। और राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस पे जाएंगे, 0 प्लस के लिए क्या दिया हुआ है, तो 0 प्लस के लिए cos x दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आगे क्या करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट में आप x के जगह पे 0 रख रहे हो तो क्या बन गया, वो बन गया 0 प्लस के। राइट हैंड लिमिट में भी हम cos x का लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं x अप्रोचिंग 0 पे, तो हम x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये cos 0 हो जाएगा, ठीक है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो k का वैल्यू यहाँ पे 1 निकल कर आ रहा है। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी बिकम्स द आंसर, ठीक है। तो अब मैं इस फाइल को अपलोड कर दूंगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा अलोंग विथ आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन दूंगा, लगभग 50 to 60 क्वेश्चन होंगे, सो दैट यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन द प्रोसेस। एंड ये नहीं कि आर.डी. शर्मा का पूरा एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि हम फिर बाकी क्वेश्चंस कह सकते हो, और जब एल हॉस्पिटल रूल सीखेंगे ना तो आप उससे ट्राई करना। अभी बस मैं चाहता हूं कि 10-15 क्वेश्चंस एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमने 4 कॉन्सेप्ट देख लिए। सब्स्टिट्यूशन चलो सबसे आसान होता है, बट बाकी कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कम से कम 15-20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जो हमने 3 कॉन्सेप्ट किए, ताकि आपका हाथ बैठ जाए और आपको लिमिट सॉल्व करना आने लगे, ठीक है। इस स्लाइड के अंदर लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, तो अगली क्लास में उसके ऊपर डिस्कशन होगा और आर.डी. शर्मा के लिए कोई सेशन में प्लान करूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं एंड करता हूं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। डू कंप्लीट द वर्क, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं छोड़ना है इसमें। ये अच्छे से क्लियर होगा तभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी समझ में आएगा यार। एंड विथ रेस्पेक्ट टू जेई इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से मानकर चल सकते हो कि लगभग 7-8 नंबर तो आ ही जाते हैं, ठीक है। तो 10% होल्ड करेगा इनडायरेक्टली। चलो फिर एंडिंग द सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में।